रोड शो उनकी बहुत सारी हुई, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी की सभा हुई। कुल मिलाकर क्या कांग्रेस और बीजेपी का ये जो पूरा इलेक्शन कैंपेन रहा, इसको आप देखते हैं? उधर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खूब पसीना बहाया, लेकिन शायद बीजेपी उसमें लीड लेती नजर आई। आप कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को? देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सबसे शक्तिशाली और सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपनी रोड शो और सभाएं की हैं, उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा, डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके सामने एक बड़ा संकट का प्रश्न है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो ये वादा करके गए थे कि हम 29 सीटें जीतेंगे। अब अगर 29 सीटें में से अगर 2-4 सीट भी अगर कांग्रेस को मिल जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि मोहन यादव के नेतृत्व में प्रश्न लग जाएगा। दूसरी बात, उज्जैन में जो 19 में की तुलना में अगर वोटिंग कम हुई है इस बार 24 के चुनाव में, तो वो भी एक सवाल है। ये बात सही है कि कांग्रेस में लीडर्स की कमी थी। आप मान के चलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये 3 नेता ही, और दूसरा जो प्रदेश स्तर के नेता थे उसमें जीतू पटवारी। अरुण यादव कहाँ थे, कमलनाथ कहाँ थे, ऋग्वेद सिंह कहाँ थे, अजय भैया राहुल कहाँ थे, ये तमाम जो बड़े लीडर थे ये कहीं ऐसे दिखाई नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रचार का तंत्र था वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस में बहुत पीछे थे। और जिस तरह से हर चरण में मुद्दे बदले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जैसे पहले में आप देखिए कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, फिर दूसरी बार दूसरा मुद्दा आ गया, फिर वो मंगलसूत्र पे आ गया, फिर वो अडानी अंबानी पे आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये आकलन कर रही थी कि किस मुद्दे को हमको कहाँ पर ले जाना है। उसको लगा कि यार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि भारत के खून में ही समा गया है, इसके भ्रष्टाचार का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण होता नहीं। तो उन्होंने फिर दूसरा मुद्दा, फिर सनातन, राम मंदिर, दुनिया भर के जो दूसरे मुद्दे होते हैं जिनसे जनता आकृष्ट होती है, उन मुद्दों को उठाया। ये बात सही है कि कांग्रेस जो अपने मुद्दे लेके चल रही थी, जो बुनियादी मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी है, आपकी महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, महिला सुरक्षा है, आर्थिक स्थिति है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस चल रही थी। उसमें अपना मुद्दा नहीं बदला, वो उसी मुद्दे पे थे। लेकिन इन मुद्दों को पीछे कर दिया जो धर्म के नाम पे या सनातन के नाम पे या राम मंदिर के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता के सामने रखे। यानी कुल मिलाकर जो सुई 2014 में जहां जहां घूम रही थी, वहां वहीं एक बार फिर से डॉक्टर प्रेम व्यास क्या घूमती नजर आई? क्या महंगाई का जवाब आप अंबानी अडानी से दे रहे थे? क्या बेरोजगारी का जवाब हिंदू मुस्लिम के नाम पर दे रहे थे? क्या इसी तरीके से ये चुनाव आपकी तरफ से लड़ा गया? देखिए लोकेंद्र जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं स्टूडियो से आदर्श बात कर रहा हूं। डॉक्टर प्रेम उद्बोधन होता है। हेलो डॉक्टर प्रेम, मैं आदर्श बात कर रहा हूं स्टूडियो से, बताइए। आदर्श जी, वो एक्चुअल ठीक है। आदर्श जी, मैं दावे के साथ अपनी बात कह सकता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होता है तो लगभग 50 मिनट का होता है। उसमें से 40 मिनट जो है वो भारत के विकास से संबंधित होता है। 10 मिनट जरूर वो तात्कालिक जो भाषण आते हैं घमंडिया गठबंधन के, उसको लेके चर्चा करते हैं। आप बताइए ना, इसके पूर्व में जितनी रैलियां हुई, आप एक भी भाषण मुझे बता दीजिए या कोट कर दीजिए कि जहां पर पूरे 50 मिनट जो है प्रधानमंत्री जी ने मात्र घमंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा करी। लेकिन एक बात बताइए प्रेम जी, वो जो सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कराते हैं, वो 10 मिनट ट्रेंड कराते हैं, वो 40 मिनट ट्रेंड कराते हैं? देखिए, जब जितने भी पत्रकार कवर करते हैं, निश्चित रूप से वो आखिरी के जो 10 मिनट होते हैं उसी को हाईलाइट करते हैं। लेकिन 40 मिनट में जो 2047 को लेकर बात करी जाती है, उसको लेकर ट्रेंड नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी समझदार प्रभुत्व नागरिक है वो पूरा स्टेटमेंट सुनते हैं। अंत में जो राहुल जी द्वारा जो बात की जाती है, का जमाना है, 60 सेकंड में न्यूज चाहिए, और आप लोगों के सोशल मीडिया हैंडल बखूबी सबको पता है कि कितने एक्टिव रहते हैं, तो वहां से कौन क्या ट्रेंड कराता है ये आपको पता है। देखिए, मैं तो दोनों बातों का जिक्र कर रहा हूँ ना। दूसरा जो जिक्र कर रहा हूँ वो उसको लेकर है कि जो फवाद चौधरी का मवाद निकलता है तो उसको जो है यहाँ पर मणिशंकर अय्यर जी ग्रहण कर लेते हैं।
और उसके बाद में जो फारूक अब्दुल्ला ग्रहण कर लेते हैं। अब इन बातों को अगर जनता के सामने रखना है और जिस तरह से जो कृत्य किए जा रहे हैं उसको जनता के सामने रखने का भी तो जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की है। जिस तरह से ये टैक्स को लेकर ये सिलसिला तो हम जिस तरह से कहते हैं 2014 में भी देख रहे थे, 19 में भी देख रहे थे और 24 में भी चौथे चरण होते होते यहां पर एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर की एक बार फिर से हम देखते हैं, उनके बयान सुनने में आ जाता है। हाँ, और इसके अलावा इस तरीके से बयान केदार सिरोही जी, क्या कारण है कि हर बार हम देखते हैं 2019 में भाई इसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ा था ना सर, और 2024 में भी एक बार फिर से चौथे चरण में सही कम से कम मणिशंकर अय्यर की एंट्री हो गई है। सर, मणिशंकर जी की एंट्री हुई है, वो अभी वर्तमान में हमारी पार्टी में कोई पद पर नहीं है। हमारी पार्टी ने स्पष्ट उनके बारे में पहले दिन जिक्र कर दिया था कि अभी हमारा उनके बयान से कोई ताल्लुकात नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर बार मुद्दे को हवा देती है। इन्होंने मणिशंकर जी का दे दिया, विदेश मंत्री के जो बयान थे चीन के ऊपर, उस पर भी बात हो जानी चाहिए ना। उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करेंगे। वो तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं सर भारत सरकार की। मणिशंकर जी तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है कांग्रेस में, ये कह सकते हैं। सैम पित्रोदा के थे सर, उनके बयान भी खूब बनाए बीजेपी ने सर। वो मैं बात वही हो रही है सर, आप समझिए इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सैम पित्रोदा जी ने इस्तीफा दे दिया। इनके जो पांजन्य जो एक अखबार चलता है, मुखपत्र चलता है आरएसएस का, उसके सह संपादक रहे जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। देखिए सवाल क्या है, हम लोग फिर वापस वहीं पर आना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये चुनाव देश का चुनाव है। इसका मतलब मुद्दे का चुनाव। मुद्दा कहाँ है? मोदी की गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। मोदी की गारंटी अंदर है क्या, उस पर आज तक किसी ने बात नहीं। हम कह रहे हैं कि सर 2 दिन से आज भी वहां शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए, 100 दिन हो चुका आज उनको। वो एमएसपी गारंटी का कानून मांग रहे हैं, हम एमएसपी मैं इस पर एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमने अपनी जो सेकंड सेगमेंट है इसमें रिपोर्ट दिखाई, और मैं स्पेसिफिक बात करता हूं मोहन यादव जो बीजेपी के चेहरा थे मध्य प्रदेश के अंदर, और आपके चेहरा थे जीतू पटवारी। इन दोनों का भी अगर कंपैरिजन करें तो मोहन यादव ने ज्यादा सभाएं की, ज्यादा रोड शो किए, ज्यादा लोगों के नॉमिनेशन में पहुंचे। जीतू पटवारी यहां भी पिछड़ते हुए नजर आए। सर मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, जीतू पटवारी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, 3 गुना ज्यादा कर देंगे। जब पैसा पुलिस और प्रशासन साथ रहे ना सर, तो कोई तकलीफ नहीं है। 2019 में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, जितनी सभाएं शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव कर रहे थे उस समय कमलनाथ ने की थी उतनी सभाएं। सर हमारा यही तो लड़ाई है। हम पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर अभी चुनाव नहीं आपने लड़ना मुख्यमंत्री चाहते। की बात की तो मैंने बता दिया सर। मैं कमलनाथ जी का बता रहा हूँ। कमलनाथ जी ने ये शिवराज जी वाला जो मॉडल था वो बंद किया था कि हम ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाएंगे, किसान मित्रों को नहीं बुलाएंगे, गाँव में एक बार एक बस नहीं भेजी हम लोगों ने गाँव में 15 महीने के कार्यकाल में। ये अपने एम्प्लॉइयों को, सरकार के एम्प्लॉइयों को टारगेट दे देते। परिणाम क्या होता है? आज परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश में 29,000 स्कूल बंद हो गई है। इस बात का फर्क आप मानेंगे कि जो प्रचार में जो मेहनत होती है, पैसा छोड़ दीजिए, अभी उसमें पैसे का भी एंगल होता है। आप कह देंगे कि हमारे पास फंड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी जो एक मेहनत चाहिए होती है उसमें बीजेपी के नेता ज्यादा आगे निकल जाते हैं आपसे। देखिए साहब, उनके पास 60 संगठन है। आरएसएस का बैकअप है, वो दिखाते हैं जितना आप जिसको दिखाओगे। अब पेट्रोल पंप पे मोदी जी की अगर तो इसे स्वीकार कीजिए ना। हाँ, मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी तक ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनका संगठन मजबूत है, हमें उनके संगठन से सीख लेने की जरूरत है। लेकिन ये सवाल फिर जरूर उठता है ना केदार जी, पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, आखिर उसके संगठन में कहां वो चूक रह जा रही है जिसका खामियाजा हर चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। 2014-19 में हमें दोनों चुनाव में देखने को मिला, मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। देखिए ये बात, इसमें कोई मतलब दोहरा सवाल ही नहीं हो सकता है। हम लोग जो है वो मास बेस पार्टी है। हमारा जो संगठन का जो केडर भारतीय जनता पार्टी की तरह का केडर नहीं है। हमारे यहाँ जो है अलग तरह का केडर है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा मॉडल भी 65 साल तक सक्सेस रहा है देश में सर। हम लोग भी 65 साल तक चुनाव जीते हैं हमारे मॉडल पे। हम लोग मास बेस पार्टी है, हमारा एक बेसिक केडर होता है, उस केडर के हिसाब से हम लोग जीते हैं। अभी जो जब से पैसे का इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पॉलिटिक्स आई है, चेंज आया। ये जो शॉर्टकट वाला जो मॉडल है, आपको लगता है कि इससे पहले राजनीति में पैसा नहीं था क्या सर?
देखिए पैसा पहले में और अब ये में जो बड़ा अंतर बाहुबली है सर। नेता आए ना सर, ये जो बाहुबली हम कहते हैं, ये ज्यादातर पैसों के दम पर आए। कैसे जिन पर क्रिमिनल केस थे उनकी राजनीति में एंट्री हुई, कैसे पैसे वालों की एंट्री हुई। कोई व्यक्ति जिसका चेहरा नहीं है वो राज्यसभा का सांसद बन जाता है। ये सब बिना पैसे के होता है क्या, आपको लगता और है? अगर आज भी आप देखें तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई करोड़पति उम्मीदवार है तो वो नकुल नाथ है। सबसे ज्यादा पैसों की बारी आती है। तो अक्षय कांति बम का जिक्र हो रहा है, जो पार्टी छोड़कर चले गए, उनकी भी संपत्ति अच्छी खासी थी। सर रामू टेकाम की संपत्ति देख लीजिए सर, वो कबेलू रखे हुए हैं घर पे, वो तिरपाल बिछी हुई है सर। ऐसे भी हमारे पास प्रत्याशी है सर। पोरलाल खरसे जी का देख लीजिए क्या स्थिति है, सामान्य परिवार से है। राधेश्याम मुएल जी दो रुपए में भैंस चराते थे, ये भी प्रत्याशी हमारे पास है सर। चलिए ठीक है। हाँ चैतन्य भट्ट जी, एक चीज तो है, जो शिवराज सिंह चौहान एक लेगेसी छोड़कर गए थे, उसको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस चुनाव में बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया तो है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की अभी हाल में विधानसभा चुनाव में 14 सभाएं एक दिन में कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस 2 महीने में मेहनत खूब की है, वो दिखता है। नहीं, ये बात तो सही है कि डॉक्टर मोहन यादव ने निश्चित तौर पे बहुत मेहनत की, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि जो एक संकल्प, जो लक्ष्य दे के गए हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पूरा करना उनकी ड्यूटी है। क्योंकि आज की तारीख में नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव के पास है। अगर बाई द वे खुदा ना खास्ता कम होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी तो 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस, 2 सीटें तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा ही रही हैं, तो 27 सीटों में से अगर मान लीजिए 3-4 सीटें या 2-3 सीटें भी अगर कांग्रेस के पास आ, देखिए कांग्रेस के पास तो अभी खोने को कुछ नहीं है, ले दे कि एकमात्र सीट है छिंदवाड़ा की, और अगर वो 4 भी ले लेती है तो 4 गुना हो जाती है उसकी सीटें। तो ये जो मोहन यादव के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका नेतृत्व सबसे बड़ा एक कारण है, उनके लगातार प्रयास करने, क्योंकि जब वहां पर ये बताया गया है और नाराजगी भी व्यक्त की गई है हाईकमान ने कि जिस तरह से कम वोटिंग हो रही है, लेकिन इसमें एक मुद्दा और भी है। जैसे कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, तो अभी राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी पार्टी में बहुत सी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को हम सुधारेंगे। दिक्कत क्या है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो यहाँ से वहां से यहाँ होते रहते हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और जब राजनेता होता है वो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है, तो उसको लगता है कि अभी आगामी भविष्य में भी सत्ता मिलना मुश्किल है कांग्रेस के लिए, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, तो वो इस तरह से कूद फाद करता रहता है। और ये जो उदासीनता है आपको दिखाई दी है पिछले 3 चरणों में, और इस बार भी जो पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटा मिलता है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि राजनेताओं का जो चरित्र सामने आया मतदाताओं के, उससे राजनेताओं के प्रति जो अविश्वास की स्थिति बनी है मतदाताओं कि हम मान लीजिए कांग्रेस को वोट डालते हैं, परंपरागत वोट डाल रहे हैं कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी वो जीत के बीजेपी में शामिल हो जाता है या अपना नामांकन वापस ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता को ये लगता है कि हमारा वोट डालने का कोई औचित्य नहीं, मतदाता की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। अगर वो किसी को जिताना चाहता है वो दूसरे दिन जाके भगवा सर अब थोड़ा, क्योंकि समय कम है, मैं एक चर्चा और जरूर लाना चाहता हूं आज। वो चर्चा पूरे चुनाव के प्रोसेस को लेकर है, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा कि एक व्यक्ति अपने बेटे को ले जाकर वोट करवा देता है। आज भी एक वीडियो सामने आया, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, इंदौर का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर अंदर मोबाइल चला जाता है। इसके अलावा बस जलने की खबर सामने आई, उसके बाद दोबारा रीपोलिंग करानी पड़ी कुछ जगह पर। कुछ जगह पर आज पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई हुई, ये आरोप लगे कि वो किसी के पक्ष में वोटिंग की अपील कर रहे थे। तो ये जो मतदान का प्रोसेस है ये अभी भी फुल प्रूफ दिखता है कि आपको, क्योंकि इस पर हर चरण में कहीं कहीं कुछ कुछ सवाल जरूर उठे। चैतन्य जी, नहीं, ये देखिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि जिस तरह के फोटोज आई हैं कि कोई अपने पोते को ले गया है, कोई अपनी बेटी के साथ मतदान कर रहा है और उसकी फोटो पे उसको वायरल भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां जो लोग बैठे हुए हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं या और जो भी लोग होते हैं, जो पुलिस रहती है वहां पे, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर जहाँ पे बीपी मशीन लगी हुई है वहां ना जा पाए। लेकिन अक्सर होता ये है कि चूंकि बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं, उनकी एक अपना एक अलग आभा मंडल होता है, तो उसको रोक नहीं पाते। तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होना चाहिए ताकि इस तरह की स्थितियां न बने। अभी आप देखिए एक पीठासीन अधिकारी
पीठासीन अधिकारी, जो चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाई गई थी महिला, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी 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 आएगा, मोदी आएगा, मोदी को वोट दो, इस तरह की अंदर बात कर रहे थे, जिसको तत्काल हटाया गया। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें कहीं ना कहीं फुल प्रूफ व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत ही आप ये मान के चलिए कि मतदान बहुत ही गोपनीय होता है, और किसको मतदान किसने दिया है, किसको मत दिया है, ये निश्चित तौर पे उसको सिर्फ उस व्यक्ति को मालूम होता है जिसने वोट दिया है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही कि वायरल हो रहा है, फोटो खिंच रही है, तो ये तो वास्तव में एक लोकतंत्र के लिए मजाक है कि आप गोपनीयता लगातार भंग होती जा रही है। बिल्कुल यही सवाल प्रेम व्यास जी से भी है, क्योंकि प्रेम व्यास जी सत्ता में क्योंकि आप लोग हैं, तो सवाल सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल के खिलाफ ही उठती है आवाजें, और विपक्ष खासतौर पर कि कहीं फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी का रवैया किस तरीके, तो सबसे ज्यादा सत्ता दल पर ही सवाल उठते हैं कि आखिरकार चुनाव में ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती हैं, क्यों विवादित चीजें सामने आती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सुधार के दौर पर आप देखेंगे 2003 के बाद से निश्चित तौर पर सुधार आया। एक वो दौर भी था जब पेटियां कैप्चर की जाती थी और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक नहीं जाने दिया जाता था, या किसी लोभ और प्रपंच के तहत उनको रोक लिया जाता था, या वोट डाइवर्ट किया जाता था। निश्चित रूप से सुधार आया, और अभी भी पूर्ण आश्वस्त के साथ में, मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। निश्चित रूप से वो जो कार्रवाई करेगा, हमने पूर्व में भी स्वागत करा है, अभी भी हम उनकी सभी कार्यवाही में समर्थन करेंगे। ये सुधार के दौर में उम्मीद ये भी होती है ना डॉक्टर प्रेम की जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, आगे सालों तक बढ़ें, उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज और वोटर्स का उत्साह भी वैसा ही दिखे। इसमें चुनाव आयोग के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज की भी एक अपनी भूमिका होती है। ऐसे क्या कारण रहे कि हम देखते हैं कि 2 फेज के बाद अचानक से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आनन फानन में यहां आकर बैठक करनी पड़ती है, एक के बाद एक बड़ी बैठकें होती हुई नजर आती हैं। क्या जो आप टारगेट सेट करके चल रहे थे, क्या वोटर टर्नआउट का जो परसेंटेज आप लेकर चल रहे थे, आपके जो सर्वेस कह रहे थे, उस पर आपकी पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता या जो जमीनी स्तर के नेता वो खरे नहीं उतर पाए? देखिए, हमने तो जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, एक एक घर पहुंचने तक का कार्य करा। लेकिन विपक्ष का जो नकारा रवैया, जैसा आपने पूर्व में कहा था, जैसे एनएसयूआई जो इनका अनुशासनिक संगठन था, उसमें कन्हैया कुमार जी जैसे लोगों को अगर ये प्रमुख बना देंगे तो क्या धरातल पर कार्य करने वाला एनएसयूआई का कार्यकर्ता कार्य करेगा? राजीव गांधी सद्भावना दिवस पर जिस तरह से उद्बोधन होते हैं, उसके बाद में क्या राजीव गांधी इकाई में जो कार्य करने वाला कार्यकर्ता वो कार्य करेगा? इस तरह से संगठन का विघटन होना। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण प्रयास कर रही, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, एक एक वोटर्स के घर केदार जी से इस पर जवाब दूंगा, लेकिन एक बात जरूर बता दीजिए आप प्रेम जी कि अगर वोटिंग कहीं कम हुई है और वहां पर अगर कुछ रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आते हैं, तो क्या कार्रवाई भी फिर देखने को मिलेगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उस आधार पर अगर मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर संगठन का मामला है, संगठन इसमें कार्रवाई पूर्व में भी करता था, भविष्य में भी करेगा। निश्चित रूप से संगठन को जो उचित लगेगा, संगठन वो मार्गदर्शन भी देगा, कार्रवाई भी करेगा, मतलब रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। मैं इसी पर जल्दी से केदार जी का भी रिएक्शन ले लेता हूं। केदार जी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बड़ी शिकायतें होती हैं, लेकिन कुछ शिकायतों में दम भी नजर नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझकर पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। कैसे? जैसे एक आधी एग्जाम्पल बता दें सर। एग्जाम्पल जैसे छत्तीसगढ़ में वहां पर जिस तरीके से रायपुर में आपके प्रत्याशी सवाल उठा रहे थे, उसको लेकर बीजेपी जवाब दे रही थी वहां पर कि शिकंजी को लेकर वहां पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इस तरह की भी कई चीजें आई, और कई आपकी जो शिकायतें आती हैं, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ईवीएम को लेकर कई बार ऑफर दिया कि आप आकर इसको हैक कर दिखाइए, तो उसमें कौन से विपक्षी पार्टी वहां पर जाकर उसको हैक कर आई? सर, आज तक कितनी बार चुनाव आयोग ने लेटर भेजा है? दिग्विजय सिंह जी ने 10 बार लेटर भेजे हैं मध्य प्रदेश की तरफ, एक बार भी उनको बुला के चर्चा नहीं की गई। हमारे लोगों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेशनल लेवल पे कि हम चुनाव आयोग के साथ में डायलॉग करना चाहते हैं। पूरे जो नेता थे इंडिया गठबंधन के, वो तमाम लोग मिलना चाह रहे थे, चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। सर, सवाल ये है, हरदा में कमल पटेल जी जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, वो एक बच्चे को साथ में ले जाके वोट डाल देते हैं, कुछ भी नहीं होता है। भोपाल में जनपद का सदस्य वोट डाल देता है। मुख्यमंत्री आज खुद लाइव जाते हैं सर, कैमरा लेके, पूरा मीडिया उनके साथ जाता है, वो वोटिंग करते हैं, सब तरफ से पोस्ट देते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो किस एंगल से काम कर रहा है। एक गरीब जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। एक महिला जाती है, उसको मोबाइल छीन के बाहर रख लिया जाता है।
और जब कद्दावर लोग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो उनके लिए रवैया कांग्रेस अलग हो का जाता है। कहीं फोटो सेशन नहीं हुआ क्या? भूपेश बघेल वोट डालकर आए, कमलनाथ वोट डालकर आए, उनका कहीं फोटो सेशन सर नहीं हुआ क्या? बाहर सर हम सबको करना है। हाँ। बाहर सब आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम लोगों को जागरूकता के लिए एक सेशन होता है, फोटो सेशन होता है, उसके लिए सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, तमाम चीजें होती है। देखिए 100 मीटर का नियम है, बूथ का नियम है, वोटिंग का नियम है, तमाम तरह के नियम कागज में है, वो गरीबों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों नहीं? तो ऐसी जगह पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जितनी भी जगह, हमारे निचला स्तर का कार्यकर्ता अगर बता रहा है कि कहीं धांधली हो रही है तो उस धांधली की शिकायत हमने की है। अब सीधे तौर पर है कि जो तो आप बूथ की शिकायतें करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती केदार जी? कार्रवाई कहां हो रही है सर? कितने % कार्रवाई हुई है मैं बता दूं, आप डेटा निकला लीजिएगा बाद में। सर 10% भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। सवाल ही नहीं उठ रहा। थाने के पुलिस वाले चलिए एक रिएक्शन जल्दी से प्रेम जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रेम व्यास। देखिए मिथ्या आरोप पर कार्रवाई कैसे होगी? अभी मंदसौर में जो है एबीवीपी ने सेल्फी पॉइंट लगाया था, कांग्रेस के मित्रों ने आरोप लगाया और उसको हटा दिया गया। दूसरा ईवीएम को लेकर जो बात की गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली इकाई के जो अध्यक्ष थे अनिल कुमार जी, उनको बाकायदा लेटर लिख के बुलाया था कि अगर आप हैक करना जानते हैं तो आपका स्वागत है। उसके बाद में उन्होंने उस पूरी प्रोसेस से वो नदारद हो गए। ये कह रहे कब बुलाया था? दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस पूरी घटना का उल्लेख किया। वहां पर मात्र आम आदमी पार्टी का जो है एक नेता पहुंचा और उसने पूरी प्रोसेस देखी और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केवल में जो आदेश दिया, लेकिन क्या होता है अभी वीवीपैट को लेकर के बहस छिड़ी थी कि हर एक पर्ची निकलनी चाहिए, और जब ये मामला कोर्ट पहुंचा था तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई एक बड़ा प्रोसेस है, एजेंसी अपना कार्य वो पॉसिबल नहीं है। चीज थी दिग्विजय सिंह साहब के जो भाई है वो लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने पूरी घटना कह चुके हैं जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था कि भाई ईवीएम पर सवाल उठाने से पहले अपनी मेहनत कर लें तो ज्यादा बेहतर है। खैर ये चुनाव संपन्न हो गया मध्य प्रदेश का, कई इसमें मूवमेंट्स रहे जो हमेशा शायद याद रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो अब इंतजार रिजल्ट का है। आप तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबा चुनाव था और अभी 3 चरणों का देश में चुनाव रहेगा, तो उस पर भी न्यूज स्टेट की नजर बनी हुई है। उस पर भी आपको जैसे हमने इन 4 चरणों के अपडेट दिए उसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। और जहां भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगला चरण अगर आपके वहां पर है तो वोट जरूर देकर आइएगा। 4 जून को भी मतगणना होनी है और 4 जून को यह पता चलेगा कि आखिर इस सत्ता के महासंग्राम में 24 के रण में कौन जीत और किसके हाथ हार लगती है, ये आने वाली 4 तारीख बताएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।